अध्यक्ष महोदय, आपका और मैं अपनी पार्टी का समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आज जो अधिनियम लाया गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, लेखा परीक्षा अनुचित साधन निवारण के समर्थन में खड़ा हूं। मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे डीओपीटी मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस अधिनियम को लेकर के आए। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस देश के अंदर उनसे आने से पहले जिस प्रकार यूपीए सरकार के अंदर घोटाले के ऊपर घोटाले होते थे, जगह जगह अनफेयर मीन्स बेईमानी से काम होते थे, इनको दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का हर एक क्षेत्र में प्रयोग करने का, उपयोग करने का उन्होंने निर्देश दिया और करके उन्होंने दिखाया। अरे जो अधिनियम आज आया है, इसका उद्देश्य जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि हमारी परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, हमारी परीक्षाओं को न केवल देश के अंदर लेकिन दुनिया के अंदर उनकी साख बने, इस बात के लिए आज ये अधिनियम यहाँ पर लाया गया है। आज जहाँ सारी दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ रहा है, इन परीक्षाओं के कारण परीक्षाओं में जिस प्रकार से नकल की जाती है, उससे देश का नाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारी उसमें बदनामी होती। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेन रूप से इस बात को अपने इस सम्मान्य सदन में कि इस देश के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों से जो परीक्षा होती थी वो मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जामिनेशन होता था। किताबें भी कम होती थी। ये नहीं कि हमारे लोग प्रिंटिंग नहीं जानते, जैसे कुछ लोग आज के लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों को इतिहास मालूम नहीं था, हमारे लोगों को लिखना मालूम नहीं था। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि हमारे यहाँ मौखिक पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य को बढ़ाता था, शिष्य अपने शिष्य को बढ़ाता था, ये परंपरा चलती थी। और उसी परंपरा के हिसाब से हमारे जो शिष्य होते थे उनकी जो परीक्षा होती थी। आज भी हम देखते हैं, जब से किताब आई है लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है। जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं, हम लोगों को 10 टेलीफोन नंबर याद नहीं है। मोबाइल फ़ोन आने से पहले हमको 100-150 मोबाइल फ़ोन याद होते थे। जिस पर जब से जैसे किताबें आई हैं, पुस्तकें आई हैं, उसी हिसाब से हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगी। पहले ज़माने के पहले परीक्षा सिस्टम के अंदर कोई जो है सर्टिफिकेट नहीं होते थे, कोई डिग्री नहीं होती थी। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी देखिए, हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज इस देश के अंदर चलती थी, विक्रमशिला, अवंतिका, अमरावती, पता नहीं, मैं पिछली बार बोला था 18 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए थे। जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं को डिग्री और सर्टिफिकेट कागज़ का नहीं दिया जाता था कि ये लेकर के आप जाइए। उनकी शिक्षा संस्थान का ही सर्टिफिकेट था। जहाँ शिक्षा संस्थान में जो को पढ़ करके आया है, इसका मतलब उसके पास योग्यता है। जब से डिग्रियाँ दी जाने लगी, डिग्रियाँ किस प्रकार से ली जाए, कोई कहीं 10वीं पास चाहिए तो 10वीं पास की परीक्षा कैसे, उसका सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए, 12वीं का कैसे लिया जाए। मैं जब पिछले उसमें टर्म के अंदर जब मुझे कुछ दिन शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो उसके अंदर जो है पीएचडी की डिग्री चाहिए। इतने जो है उसका पब्लिकेशन कितना है, उसने किसी के आदमी ने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उसके अंदर इतना गड़बड़ होता था। इस लोगों ने इस प्रकार के जो है रिसर्च जर्नल शुरू किए। लोगों ने जो है लोगों से दूसरे किताब लिखवाते थे, लोगों से पीएचडी डिग्री लिखवाते थे, कितना जो है नकल करके वो काम करते थे। जब से शुरुआत हुई है तब से हम लोगों का जो है एक प्रकार से पतन जो है शुरुआत हुई है। मेरा आपके माध्यम से मुझे कहना है कि इस देश की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा जो है सबसे चरित्र निर्माण की शिक्षा थी।
जब से हम लोग ईमानदारी और चरित्र निर्माण आचार की बात करते थे कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर धर्म है वो सदाचार है, और सदाचार में बात आती थी कि हम लोग जो हैं कितने ईमानदार हैं। मुझे 2013 में मुझे अमेरिका में जाने का एक मौका मिला। न्यूयॉर्क के पास एक एबिल एकेडमी है। वो एबिल एकेडमी पहले पुलिस वालों को और फौज के लीडर जिसमें तैयार होते उसको तैयार करती है। उसका जो वहाँ पर जो ट्रेनर था मिलने आया, हमारा डेलीगेशन, भारत सरकार का डेलीगेशन था। वहाँ कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छे ये एबिल एकेडमी है। लीडर कैसे तैयार हो, ईमानदार लीडर कैसे तैयार होते हैं, इंटीग्रिटी के बारे में एकेडमी। हमने उनसे पूछा कि आप इंटीग्रिटी कैसे सिखाते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर जिन लोगों जिन्होंने न्यूयॉर्क देखा होगा, पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ठंड होती, सर्दी के दिनों में बर्फ पड़ता है। सर्दी के दिनों में एबिल एकेडमी के अंदर एक नियम है कि कोई भी ट्रेनर या कोई भी ट्रेनी सर्दी के दिनों में भी नहाते हुए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करेगा। उनके बाथरूम के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए, कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए, लेकिन नियम यह है कि लोग जो है ठंडे पानी से स्नान करेंगे। मैंने ट्रेनर से पूछा, आप इंटीग्रिटी सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं, तो कैसे सिखाते हैं? आप क्या कभी आपने बेईमानी की है? उसने कहा मैंने एक बार बेईमानी की है। ये मैं ट्रेनर की बात कर रहा हूं, वहां का शिक्षक। और बेईमानी क्या की है कि मैंने एक दिन बाथरूम के अंदर मैंने ठंडे पानी में गर्म पानी मिला करके मैंने स्नान किया, और वो भी केवल एक बार। मैंने उनसे पूछा, ये ईमानदारी आपने कहां से सीखी है? हम लोगों को गर्व होगा अपने देश के ऊपर। उन्होंने कहा कि लगभग 1880 के आसपास, 1980 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग 1800, अगर मुझे सही से ईयर याद है, वर्ष याद है, 1882 के अंदर कहता इंडिया से, भारतवर्ष से कोई साधु आया था, हमारे देश के अंदर कोई साधु आया था, और उसने ईमानदारी के बारे में हमको जो भाषण दिया था। वो अमेरिका के लोग आज इतनी ईमानदारी करते हैं। उस आदमी ने कभी बेईमानी नहीं की। जो देश जो हम अपनी संस्कृति पर इतना भरोसा, इतना गर्व करते हैं कि हमारे देश के अंदर हम जो है इतनी ईमानदारी, इतनी सत्यवाद सिखा दें। जहां कहा जाता था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उद्देश्य कहाँ चला गया? आज परीक्षाओं के अंदर कितना गड़बड़ होता है। जब मैं शिक्षा विभाग में काम करता था, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हजारों, सैकड़ों नहीं, यूपीए के सरकार में जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बने, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बने, सैकड़ों नहीं, हजारों, कई हजार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जहां बीएड अलग अलग तरह के जो उसमें शिक्षण दिया जाता है, वो केवल कागज, ज्यादातर कागज पर थे या केवल एक रूम के उसके अंदर थे, और हजारों जो उनको बंद किया गया। आज भी आप जाते हो, मैं अपने क्षेत्र को देखता हूं, बीएड की जो है लोग परीक्षा लेने की बात करते हैं। हमारे यहाँ उसे जाकर के जम्मू कश्मीर में जाकर के जब एग्जाम होता, परीक्षा होती है, वहाँ बस भर के ले जाते हैं और वहाँ से लेकर के आते हैं। लोगों की उम्र हो जाती है, फौज में पुलिस में भर्ती होने के लिए एक उम्र का जो लिमिट है। उम्र ज़्यादा हो गई तो क्या करना चाहिए? जाकर के दोबारा 10वीं 12वीं करके इस तरह के जो है, मैं कहता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, दूसरे स्टेट के अंदर है। आज ही हमारे इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है, और ये आर्टिकल जो है इस एक्ट को जो हमारा बिल पढ़ो उसके बारे में आया कि देश के अंदर 15 राज्यों के अंदर शायद ही कोई बड़ा राज्य होगा जो इस बात से बचा हुआ होगा, और 1 करोड़ से ज्यादा जो है स्टूडेंट कैंडिडेट उससे जो है प्रभावित हुए हैं। कितने जो लोगों को, जैसे हमारे आदरणीय मंत्री महोदय कह रहे थे, कितना, हाँ बिल के ऊपर बोल रहा हूँ, बिल के ऊपर ही बोल रहा हूँ। Bill. So I think that can be permitted. In fact, the I'm newspaper, also, you cannot show the newspaper. need not show the newspaper. All right. You can just cite it. You can just cite it. Yeah, that he can do it, but at the same time, he can show the paper that is. ओके, थैंक यू, Okay. थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि किस प्रकार से अगर हमारे टीचर इस तरह से बनेंगे, जो नकल केवल मैं नाम नहीं लूंगा किस जिले में गया और किस कॉलेज में गया, हमारा वहां एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अंदर मैंने पूछा कि भैया आप क्या करते हो? उसने कहा मैं कॉलेज चलाता हूं, बीएड का कॉलेज, जहां बीएड जो है ट्रेनिंग देने का, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का कॉलेज। मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? बच्चे तो कम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा सर
एडमिशन लेने की शर्त ही ये है, एडमिशन लेने की शर्त ही है कि क्लास अटेंड नहीं करना। अगर हम ये कहें क्लास अटेंड करना पड़ेगा और 75% आपकी अटेंडेंस होगी, लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। शर्त ये है आप वो जो है एडमिशन लीजिए, और जो परीक्षा जब होगा, साल भर में जब परीक्षा होगी, उसमें जाकर एग्जाम देने आ जाइए, परीक्षा देने आ जाइए। वहां पर नकल करवाई जाती है और 100% रिजल्ट वहां पर मिलता है। अगर शर्त इस तरह की है कि आप अगर बोलोगे क्लास अटेंड करना है तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। मुझे याद है हम लोग जो है जब आईपीएस के अंदर आए, बिहार के अंदर, जहां से यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर के प्रिंटिंग प्रेस थी, उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक पियोन, उसका बेटा और उसकी बेटी दोनों आईएएस में सेलेक्ट हो गए, दोनों आईएएस के अंदर सेलेक्ट हुए। बाद में ये केस सीबीआई को गया, लोग उसमें अरेस्ट हुए। ये यूपीएससी के उस जमाने के अंदर, उसके बाद मैं कर रहा हूं। आज भी कितने ऐसी जगह होगी, जैसे मैंने कहा, कॉलेजों के अंदर जाइए, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाइए, स्कूलों के अंदर जाइए। मैं तो जब से सांसद बना हूं, मैं सबको ये बात कहता हूं, जिस स्कूल्स के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर नकल करवाई जाती है, वो आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। अपने बच्चों को ऐसी जगह स्कूल में पढ़ने मत भेजिए। एक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री जी आए 1993 के अंदर, उससे पहले हमारी बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने कॉपिंग न हो, नकल न हो, इसके बारे में बहुत सख्त कानून लाया, एंटी कॉपिंग एक्ट 1992। उसके बाद जो है उन्होंने जब कैंपेनिंग हुई इलेक्शन के बारे में, कहला सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है तो मैं सबसे पहले इस कानून को खत्म करूंगा। और दुर्भाग्य देखिए अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य देखिए, उनकी सरकार जो है, समाजवादी सरकार जो है, उसमें आ गई, सत्ता में आ गई, और जो मुख्यमंत्री बने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर सबसे पहले इस एंटी कॉपिंग एक्ट को उसको खत्म किया कि आज के बाद हमारे बच्चे 10वीं 12वीं जो नकल चाहे, किताब रखें, कुछ भी करें, वो करें। अगर हम लोग जो है इस प्रकार के सत्ताधार इस तरह के करते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यद्दा चरति श्रेष्ठ है तत् देवोत्तर जने से यद प्रमाणम कुरते लोकस्तत् अनुवर्तते। जिस समाज के अंदर जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिसको हम वरिष्ठ मानते हैं, वो जैसा काम करते हैं, दूसरे लोग जो साधारण लोग उनका जो है उनका अनुवर्तन करते हैं, उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। इस महाजनों ये इनका तैसा पंथा। लेकिन आजकल महाजन भी ऐसे हो गए, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ कहा जाता था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, हमारे यहाँ 33 ऑपरेशन इन्होंने पढ़ा होगा, 33 ऑपरेशन में कहा कि हमारे नौजवान कैसे हो, हमारे युवा कैसे हो, युवा सात साधु, युवा अध्यापक आशिष्ट हो, दर्दिष्ट हो, बलिष्ठ हो, तस्याम पृथ्वी तस्य पुत्रस्य वीरनाशात स एको मानुष्य आनंद। शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से ईमानदार और चरित्र निर्माण पैदा कर सके। इस प्रकार की शिक्षा इस देश के अंदर थी। लेकिन आज जो है शिक्षा का स्तर, जैसे मैंने कहा, वो गिरता जा रहा है। हमारी शिक्षा थी कि अर्थकरी होनी चाहिए। हम कहते हैं शिक्षा के 4 प्रकार होते हैं, 4 तरह की बात होनी चाहिए। शिक्षा अर्थकरी होनी चाहिए, भोगकरी होनी चाहिए, यशकरी होनी चाहिए, सुखकरी होनी। अगर आज शिक्षा करने का डिग्री लेने के बाद, अगर डिग्री लेने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, डिग्री लेने के बाद पुलिस में जवान बन सकते हो या फौज में भर्ती हो सकते हो, केवल अगर यही हमारी क्वालिफिकेशन है, और वो भी फिर किसी बेईमानी से कराओ, जैसे हमारा होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो गया, कुछ भी हो, किसी गलत तरीके से कमाया हो, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से परीक्षा के अंदर ये बात जो है शुरू हुई। तो मैं, हाँ, ब्लूटूथ भी हो रहे हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का जिक्र किया। अब ये बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार है। योगी की सरकार आई, उनको मालूम था कि यहां पर इतनी नकल होती है, उसने इतनी सख्ताई की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस सुपरिटेंडेंट को, डिस्ट्रिक्ट जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, उनको बोला अगर कुछ गड़बड़ हुआ, किसी सेंटर पे गड़बड़ हुआ तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ
कि 63.6 लाख स्टूडेंटों में से लगभग 15 लाख बच्चों ने ऑप्ट आउट कर दिया कि हम एग्जाम नहीं देते, न 10वीं का एग्जाम देंगे न 12वीं का एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम था वो नकल से पास होते थे। और रिजल्ट क्या हुआ, 10वीं में पे केवल 14.7% बच्चे पास हुए, नॉट इवन 15%। 2018 की बात मैं कर रहा हूँ। 2018 में केवल लेस देन 15% बच्चे जो है दे पास्ड आउट हाई स्कूल एग्जाम, एंड लगभग 30% बच्चे उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया, सख्ताई किया। अब मालूम है कि जब सरकार ऐसी होगी, सरकार इतनी सख्त होगी, जैसे आचार्य चाणक्य कहते थे, दंडो शासति प्रजा, बिना दंड के शासन नहीं चलाया जा सकता। और इसलिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूं कि ऐसा जो है वो अधिनियम लेकर के आए हैं, ऐसा बिल लेकर के आए हों कि इसके अंदर जो है जो सजा जो है इतनी 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, 1 से 10 लाख, 1 करोड़ से 10 करोड़, ये जो उन्होंने पनिशमेंट की वो किया है। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम को उसमें वो लगना चाहिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को उनके सेक्शन को लगना चाहिए। मुझको मालूम है फिट करना Please address to check. मैं खत्म कर रहा हूं। सॉरी अध्यक्ष जी। तो मैं कह रहा था कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है सिंडिकेट रूप से जो लोग का काम करते हैं, कई वर्षों पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो परीक्षा कंडक्ट करता है, ये कस्टम्स इंस्पेक्टर्स बनते हैं। मैंने देखा कि एक जिले के 2 जिले के 40, 50, 60 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये बिना नकल के इसके संभव नहीं। ये ऑर्गेनाइज रूप से कुछ लोग इसमें काम करते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है बहुत सख्त कानून लाने की जरूरत है। अभी हमारे देश के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा था, हाँ वो भी हम बोल सकते हैं। हाँ, हम दुनिया के अंदर, मैं उसकी बात कह रहा था कि हमारे यहाँ चाइना के बाद सबसे ज्यादा पीएचडी पैदा करने वाला हमारा देश है सारी दुनिया के अंदर। एंड 2014 का मेरे पास डेटा, मुझे बाद का मालूम नहीं कितना उसमें फर्क पड़ा है। पैसे दे के पीएचडी 20-20 हज़ार में पीएचडी लिखवाते थे, ऐसे पकड़े भी गए हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा पीएचडी पे नंबर 2 वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री, producing so many PhD scholars every year, their contribution to the world knowledge system was less than 1%. Yes. Less than 1%. क्योंकि हम लोगों का जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने देश की शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी इनोवेशन और रिसर्च पर जोर दे रहे हैं, इस बात की जरूरत है कि हम लोग जो हैं एक इस प्रकार का कानून इस देश के अंदर लाएं, जिस कानून में जो है कोई भी किसी की हिम्मत न हो और किसी की जो है ये नकल करने की या करवाने की किसी की हिम्मत ना हो। ऐसे सेंटर्स जो है वो बर्खास्त किए जाएं, ऐसे स्कूल और कॉलेज का लाइसेंस खत्म किया जाए। इतना कह करके इस बिल के समर्थन में कहता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।